नमस्कार। प्रोफेसर एम.आर. देवड़ा की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल बादशाह बाबर के खानवा युद्ध, चंदेरी और गागरा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बाबर के प्रारंभिक विजयों, जिसमें फरगना, मध्य एशिया, काबुल और भारत पर आक्रमणों के साथ साथ पानीपत के युद्ध के बारे में चर्चा की थी। 1526 ईस्वी में पानीपत की विजय के पश्चात बाबर का अगला लक्ष्य था कि भारत में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उस समय उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मेवाड़ और वहाँ के शासक राणा सांगा के साथ दुहात करना, उनको परास्त करके अपनी सत्ता को स्थायी रूप देना। क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर भारत में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा परास्त करके उत्तर भारत में उन्होंने अपनी धाक स्थापित कर ली थी, और इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर उत्तर भारत में अपने आप को स्थापित करना चाहता था। इस हेतु उन दोनों के मध्य युद्ध होना स्वाभाविक था। फिर भी इतिहासकारों ने कुछ कारण गिनाए हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इन दोनों के मध्य युद्ध के क्या कारण बने थे। सबसे पहला कारण, जिसकी जानकारी हमें बाबरनामा से मिलती है, जिसमें बाबर लिखता है कि राणा सांगा ने एक दूत भेजकर उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, और साथ ही उसने ये आश्वासन दिया कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा तब राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करके वो उसकी सहायता करेगा। परंतु राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया, यानी उसने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया, परंतु राणा सांगा अपनी जगह से हिला तक नहीं। ऐसा बाबरनामा में जानकारी मिलती है कि उस व्यक्ति ने, यानी राणा सांगा ने उसके साथ धोखा दिया है, उसके साथ जो वचन किया था उस वचन को उसने भंग किया था। ऐसा हमें जानकारी बाबरनामा से मिलती है। परंतु अधिकांश इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं है, क्योंकि राणा सांगा को बाबर की कतई आवश्यकता नहीं थी। उसकी सहायता या उसके साथ समझौता करने की कतई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने दिल्ली सल्तनत की सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा चुका था। 2 बार वो हरा चुका था। इसलिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना अपने आप में सही नहीं लगता है। और दूसरा, जैसा कि राजपूतों के बारे में कहा जाता है कि वो अपने वचन के पक्के होते हैं, इसके लिए वो उनको जान भी देनी पड़े तो वो उससे भी पीछे नहीं हटते। यदि उसने राणा सांगा ने बाबर को यदि वचन दिया होता तो वो अवश्य उस वचन को पूरा करते, परंतु ऐसा नहीं लगता है, जैसा कि बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरा जो कारण गिनाया जाता है कि बाबर और राणा सांगा की महत्वाकांक्षा, और यहाँ देखें तो बाबर भारत में अपना स्थायी राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने पानीपत के फर्स्ट युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके अपनी शक्ति को इकट्ठा करके अपने राज्य को सुरक्षित करने का निश्चय किया था। और दूसरी ओर राणा सांगा उस समय उत्तर भारत में समस्त हिंदुओं के, राजपूतों के नेता थे, और उनकी उत्तर भारत में वर्चस्व स्थापित करने की लालसा भी थी। और उनका ये मानना था कि बाबर भारत में अपने पूर्वज तैमूर की तरह लूटपाट करके चला जाएगा। परंतु पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने ऐसा नहीं किया। वापस काबुल जाने के बजाय
उसने दिल्ली और आगरा में रुकने का ही निश्चय किया और यही सबसे बड़ा कारण था जो राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध का कारण बना था। एक और कारण भी महत्वपूर्ण था कि इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी पानीपत के युद्ध में पराजय के पश्चात यहाँ से भाग जाता है और राणा सांगा के यहाँ शरण ले लेता है। इसके साथ ही अफगान सरदार हसन का मेवाती भी राणा सांगा के पास पहुँच जाते हैं। तो ये जो अफगान और राजपूतों का जो गठबंधन था, इस गठबंधन को तोड़ना भी बाबर के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देर सवेरे ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकते थे। इसलिए उसने राणा सांगा की शक्ति को सीमित करने, उसको कुचलने का निश्चय किया था। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण, दोनों ही जो शासक थे वो अलग अलग धर्म से थे। जहाँ बाबर इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लालाई था, वहीं राणा सांगा हिंदू धर्म की रक्षा खड़े थे और उस धर्म की रक्षा के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए भी तैयार थे। तो इस धार्मिक मतभेद के कारण भी दोनों के मध्य युद्ध का होना अवश्य संभव था। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण कारण गिनाया जाता है कि बाबर का भारत में रुकने का निश्चय, यानी यहाँ स्थायी रूप से अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए रुकना ही इन दोनों ही ताकतों के मध्य युद्ध का कारण बना था। क्योंकि राणा सांगा का मानना था कि बाबर लूटपाट करके चला जाएगा, परंतु बाबर ने ऐसा न करके एक तरह से राणा सांगा को युद्ध के लिए निमंत्रण दिया था। राणा सांगा ने अपनी सेना को आगरा की तरफ भेजा और उसने आगरा के पास के इलाके कालपी, धौलपुर, बयाना पर आक्रमण करके वहाँ अपना अधिकार किया था। और जब उसकी सेना बयाना को दुर्ग को घेरा था, तो यहाँ के सैनिकों ने बिना युद्ध के ही यहाँ से भाग गए थे और उन्होंने बाबर की मुख्य सेना में जाकर ये प्रचारित किया कि राजपूत बहुत ही वीर होते हैं और उनकी आतंक और भय की गाथाएं मुगल सेना में प्रकट की। और उसी समय काबुल से एक ज्योतिषी ने भी ये भविष्यवाणी की थी कि पश्चिम से आने वाला इस युद्ध में पराजय का सामना करेगा। यानी एक तरह से बाबर की सेना में खलबली मच गई थी, निराशा की भावना उत्पन्न हो गई थी और युद्ध से पहले इस तरह का माहौल किसी भी सेना या सेनानायक के लिए बहुत ही दुखदायी होता है। इस निराशा के माहौल से अपनी सेना को निकालने के लिए बाबर ने अपनी सेना के सामने जोशीला भाषण दिया। उसने शराब के सारे पात्र तुड़वा दिए और भविष्य में शराब न पीने की भी प्रतिज्ञा ली थी और साथ में उसने मुसलमानों से लिया जाने वाला तगमा कर भी न लेने का उसने वचन दिया था। यानी अपनी सेना को उसने संगठित किया, उसमें नवीन उत्साह पैदा किया और अपनी सेना लेकर आगरा से वो भरतपुर की ओर चला और खानवा नामक स्थान पर उसने अपनी सेना का जमावड़ा किया। दूसरी तरफ राणा सांगा ने भी अपनी सेना को लेकर बयाना होते हुए दिल्ली और आगरा के मध्य के इलाकों से होते हुए वो भी खानवा पहुंच जाता है और उन दोनों ही सेनाओं के मध्य 16 मार्च 1527 ईस्वी को भयंकर युद्ध होता है। बाबर ने अपनी सेना को पानीपत के प्रथम युद्ध की तरह ही व्यवस्थित किया था। उसने सेना के आगे अपनी तोपों को रखा, गाड़ियों को रस्सियों से बांधा, उनके पीछे अपने हरावल दल को रखा
मुख्य भाग में अपने आप को व्यवस्थित किया, दाएं पार्श्व और बाएं पार्श्व की चारों तरफ खाइयाँ खोद कर उनको सुरक्षित किया, और इन दाएं और बाएं पार्श्व के भी आगे उसने तुलगुमा सैनिकों को रखकर अपनी सेना को सुव्यवस्थित किया था, और सबसे अंत में उसने अपनी रिजर्व सेना को भी रखा था। और जैसा मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि भारतीय शासक अपनी सेना का जो व्यवस्था करते हैं, वैसे ही राणा सांगा ने क्या, अपनी सेना का हराबल दल, मुख्य दल में अपने आप को व्यवस्थित किया, दायां पार्श्व और बायां पार्श्व, इस तरह से 4 भागों में अपनी सेना को व्यवस्थित करके इस युद्ध में अपने आप को झोंका था। परंतु बाबर के तौफ और तीरंदाजों ने राजपूतों के शौर्य को कम कर दिया था, क्योंकि राजपूत सैनिक मुगल सेना तक पहुंचने से पहले ही तौफ और तीरों के निशाने पर आ चुके थे, और इस युद्ध में राणा सांगा भी एक तीर लगने के कारण मूर्छित हो गए थे। घायल अवस्था में उनको भी युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला गया था। यानी 16 मार्च 1527 के इस भयानक युद्ध में, खानवा का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में बाबर ने एक बार पुनः अपने शौर्य, अपने कुशल सेनानायक के नेतृत्व में सेना का जो नेतृत्व किया उसके बदौलत, और अपने तीरंदाजों और तोपचियों के बदौलत इस युद्ध में वो विजयी हुआ था। और ये विजय न केवल बाबर के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि भारतीय इतिहास में भी एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि हिंदुओं का जो उत्तर भारत में अधिकार करने की जो लालसा थी, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी, और बाबर का भारत में स्थायी निवास हो गया, क्योंकि उसे भारत में अब टक्कर देने वाली कोई भी बड़ी शक्ति नहीं थी, क्योंकि उसने पानीपत के फर्स्ट युद्ध में अफगानों को परास्त किया था, और इस खानवा के युद्ध में उसने उत्तर भारत की सबसे ताकतवर फौज या कौम राजपूत, उनको परास्त करके उनकी शक्ति को भी उसने कम कर दिया था। इस युद्ध के पश्चात भारत में बाबर ने अपना अगला जो अभियान किया था वो 1528 ईस्वी का था। इस युद्ध में बाबर का मुकाबला चंदेरी के शासक मेदिनी राय के साथ हुआ था। चूँकि मेदिनी राय ने राणा सांगा की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और खानवा के युद्ध में भी उसने राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ा था, तो इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए 1528 ईस्वी में बाबर अपनी सेना लेकर चंदेरी की तरफ प्रस्थान करता है, और 28 जनवरी 1528 को चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने बाबर का सामना किया, परंतु मेदिनी राय की एक छोटी सी सेना मुगल सेना का सामना नहीं कर पाई, और वो युद्ध करते हुए मारा जाता है। यद्यपि राणा सांगा ने अपने इस विश्वस्त साथी का साथ देने के लिए अपनी सेना लेकर मेवाड़ से चंदेरी की तरफ प्रस्थान किया था, परंतु उनके ही विश्वस्त लोगों ने उनका विरोध किया, और भरतपुर के पास उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो अपने इस साथी का सहयोग नहीं कर पाए थे। चंदेरी विजय के पश्चात बाबर ने बंगाल और बिहार में जो अफगानों की शक्ति इकट्ठा हो रही थी, उसको समाप्त करने का उसने निश्चय किया, और इस शक्ति को मराठा
शक्ति को एकत्रित करने का कार्य इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी कर रहा था और उसने सेना इकट्ठा करके बंगाल के शासक नुसरत शाह से भी उसने सहयोग लिया था और अपनी सेना लेकर वो 6 मई 1529 ईस्वी को गागरा नामक स्थान पर पहुंच जाता है और यहाँ उसका मुकाबला बाबर की सेना के साथ होता है। परंतु एक बार पुनः बाबर ने अफगान सेना को परास्त करके भागने के लिए मजबूर कर दिया था। यानी एक तरह से बाबर ने भारत में 4 युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा युद्ध, चंदेरी का युद्ध और गागरा के युद्धों में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए अपना राज्य भारत में स्थापित किया था और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसे पहले आगरा में दफनाया जाता है और तत्पश्चात उसे काबुल ले जाकर वहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। बाबर न केवल कुशल सेनानायक था बल्कि वो अच्छा लेखक भी था। उसने तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है जिसमें उसने भारत के कई राज्यों के बारे में लिखा है। भारत की भौगोलिक स्थितियों के बारे में उसने लिखा है, यहाँ के मौसम, यहाँ की जलवायु, यहाँ के नदी नाले, यहाँ की फसलों के भी बारे में उसने काफ़ी कुछ अपने इस ग्रंथ तुझ की बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, जो कि तुर्की भाषा में लिखा है, उसमें उसने लिखा है। इसके अलावा उसने एक काव्य संग्रह दीवान, ये भी उसने तुर्की भाषा में लिखा है। और कहते हैं कि 1530 ईस्वी में अपने बड़े पुत्र हुमायूं की अस्वस्थता के जानकारी जब उसे मिली तब उसने अपने पुत्र के बदले में अपने आप को बीमार करने और अपने पुत्र को स्वस्थ करने के लिए अल्लाह से प्रार्थना की थी और उसकी ये बात कहते हैं कि अल्लाह ने मानी थी, जिसके कारण वो अस्वस्थ हुआ और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती। यानी भारत में नए वंश की स्थापना करने वाला बाबर, जिसने 4 सालों में ही एक नए साम्राज्य की स्थापना करने में वो सफल हुआ था और जिसका बाद में उसके पुत्र हुमायूं और उसके पौत्र अकबर ने इस साम्राज्य को विस्तृत रूप दिया था।